Bismillahirrahmanirrahim. Today is the lecture 8 of object-oriented programming, and the agenda of the today lecture is how to declare and use an array in Java. इसके अलावा एक और लूप है जिसको फॉर ईच लूप कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जावा में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं एंड मेकिंग द यूज ऑफ लाइब्रेरी क्लासेस। व्हाट इज एन एरे? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जैसा कि आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एरे इज ए कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन ऑफ फिक्स्ड टाइप ऑफ ए सर्टेन टाइप, कि आप एक एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं, डेटा मेंबर स्टोर कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, उसका एक साइज जो है वो वेल बिफोर टाइम जो है वो बता देते हैं। उस साइज को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से आपने डिफाइन किया होता है, और उससे ज्यादा एलिमेंट आप स्टोर नहीं कर सकते, और उससे कम आप स्टोर कर सकते हैं, और बाकी जो स्पेस है वो एज इट इज वहां पे पड़ी रहती है और उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो एरे किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं? एरे जो है वो आप इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंट, उसके बाद ब्रैकेट्स, और उसके बाद जो भी आप एरे का नेम रखना चाहते हैं, ए बी सी या एरे रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। या आप इस तरह से न्यू के साथ कर सकते हैं, एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज जो है वो 10 mm। ये दो लाइंस में आप एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और इंस्टेंशिएट करा सकते हैं, या आप उसको एक ही लाइन में कर सकते हैं जिस तरह से ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इंटीजर एरे, और उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया, तो इस एरे का जो साइज है वो 7 ही है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 तक, 0 से लेकर 6 तक जो है वो डिफरेंट लोकेशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं। इस एरे से आप बहुत पहले से फेमिलियर हैं, लेकिन जावा के अंदर जब आप एक एरे को यूज करते हैं तो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक एरे ए है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 7 जो है वो स्टोर है, और आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप क्या करते थे पीएफ में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पे, कि आप एक लूप लगाते थे जो कि 0 से लेकर 6 तक चलती थी, और हर एक एलिमेंट्स को जो है वो प्रिंट कराती जाती थी। तो आप क्या लिखते थे, आप एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस, और उसके बाद आप उसके बाद ए आई इज इंडेक्स, और आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन जावा के अंदर देयर इज ए वन फाइनल वेरिएबल्स इन एरे, बिल्ट इन एरे, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी एरे का जो है वो साइज डिटरमिन करके दे देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू ए डॉट लेंथ। लेंथ इज ए वेरिएबल जो कि किसी भी एरे की जो लेंथ को जो है वो होल्ड करके रखता है, और आप 0 से लेकर लेंथ तक इसको रन करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसके अलावा जावा के अंदर एक एरेज, ए कैपिटल डबल आर ए वाई एस, एरेज के नाम से एक बिल्ट इन क्लास मौजूद है। आप उसको इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह से आप स्कैनर की क्लास को इंपोर्ट करते थे, आप इसको इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। मैंने एक एरे यहाँ पे मेन प्रोग्राम के अंदर ली, और ये एरे जो है वो 11 2 23 4 15 6 17 एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर है। मैंने इसको रन किया तो ये पूरे के पूरे सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट करा देगी फॉर लूप के। इसके बाद मैंने इस एरेज जो ऊपर आपने इंपोर्ट किया हुआ है उसको मैंने, उसके अंदर एक फंक्शन है सॉर्ट, जो एरे को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा। इस पूरी एरे को, जिसमें 2 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये उस एरे को सॉर्ट कर देगा। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसको आप यूज करके इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज पीएफ के अंदर आप इसको डिफरेंट तरीके से सॉर्ट करते थे, आप कोई बबल सॉर्ट, कोई इंजर्शन सॉर्ट के थ्रू उसको सॉर्ट करते रहे होंगे। लेकिन आप इसके बिल्ट इन फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं अगर आप इस एरेज को, क्लास को इंपोर्ट कर लें। तो ये एक एरेज है,
एरेज नॉर्मली जब भी हम एक क्लास को यूज करते हैं तो सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिस तरह स्कैनर की क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने एरेज की क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बल्कि एरेज की क्लास को लिखा और उसके बाद डॉट लगा के उसका सॉर्ट मेथड कॉल कर लिया। तो किसी भी क्लास का वो मेथड डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, अगर वो मेथड स्टैटिक है। तो सॉर्ट जो मेथड है, ये एरे की क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड होगा जो इस पूरी एरे को सॉर्ट कर देगा। इसके बाद अगर आप इसको दोबारा प्रिंट कराएं ये निचली लाइनों में, तो आपको पूरी की पूरी एरे जो है वो सॉर्ट व्यू ही मिलेगी। 2, 4, 6, 11, 23, 17 जो भी है, ये इस तरह से इसको प्रिंट कर देगी। एरेज को हम पहले भी यूज करते रहे हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ दिस एरेज। इस एरे का जो सबसे बेसिक बड़ा डिसएडवांटेज है या नुकसान है कि ये एरे जो है ये स्टैटिक होती है। इसका साइज जो है वो आप डिटरमिन कर देते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। उसके बाद आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते और उसको श्रिंक नहीं कर सकते। एलिमेंट कैन नॉट बी एडेड डायनामिकली, एलिमेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑटोमेटिकली। जब आप रिमूव करते हैं तो वो जगह वहीं पे ऑक्युपाइड पड़ी रहती है। एरेज साइज इज ए फिक्स्ड साइज जो कि आपको शुरू में डिफाइन करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है एरे के साथ। अगर आप इसको डायनामिक एरे करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते थे, आप न्यू के साथ पॉइंटर लगा के एक एरे क्रिएट करते थे। अगर आपके पास 4 एलिमेंट है एक एरे के अंदर, आप फिफ्थ एलिमेंट उसके अंदर रखना चाहते हैं, तो आप एक नई एरे क्रिएट करते थे 5 एलिमेंट्स की। 4 के 4 एलिमेंट उसमें कॉपी करते थे और फिफ्थ एलिमेंट की जगह पे आप एक नया एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देते थे। इसी तरह से जब आप किसी एलिमेंट को डिलीट करते थे तो फिर आप क्या करते थे, एक नई एरे क्रिएट करते थे, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट जो है वो कॉपी करते थे और जो डिलीटेड एलिमेंट है उसको रहने देते थे। तो उस एरेज को मैनुअली मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता था। और इसके अलावा उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम थे, जैसे कि डैंगलिंग पॉइंटर्स का प्रॉब्लम था, जैसा कि मेमोरी लीक का प्रॉब्लम था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहां पे एग्जिस्ट करते थे। जावा के अंदर जावा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि जावा इज ए रिच कलेक्शन ऑफ एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के सब पहले से बिल्ट इन क्लासेस और बिल्ट इन पैकेजेस आपको अवेलेबल होते हैं, ताकि अगर कम्युनिटी में किसी ने इसके ऊपर पहले से काम किया हुआ है तो आपको वही व्हील दोबारा री इन्वेंट ना करना पड़े। तो आप उन्हीं क्लासेस को यूज करते हुए आप अपना काम जो है वो निकाल सकते हैं। तो जावा के अंदर कुछ क्लासेस जो है वो इसी कलेक्शन के ऊपर रखी गई है। कलेक्शन मीन एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट तो एरे भी है, लेकिन उसके साथ वही प्रॉब्लम है फिक्सेशंस की। तो कलेक्शन के अंदर एक कलेक्शन कैन स्टोर एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एफिशिएंट मेथड्स। और ये आपको किसी भी नंबर, कोई भी साइज आप इसके अंदर डायनामिकली रख सकते हैं। रन टाइम जितने मर्जी एलिमेंट स्टोर करें, और इसके अंदर बड़ा ही एफिशिएंट है कि आप किसी भी नंबर को स्टोर कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, रिट्रीव कर सकें, डिलीट कर सकें, ऐड कर सकें। और ये अपना साइज जो है वो डायनामिकली चेंज कर सकती है टू अकोमोडेट मोर एलिमेंट्स। और जब आप इसमें से रिड्यूस करते हैं एलिमेंट्स, तो ये अपने साइज को ऑटोमेटिकली श्रिंक कर लेती है। कलेक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि रियल लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर, जो कि हम अपने मोबाइल की ऐप के अंदर यूज करते हैं। क्या आप अपने डेली रूटीन्स की मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, बर्थडेज, उन सब को जो है वो वहाँ पे अरेंज करते हैं। जब एक चीज जो है वो ऑफर हो जाती है तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। सुबह के टाइम आप ऐड करते जाते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ही उनका टाइम पास ऑन होता है, आप उन चीजों को जो है वो डिलीट कर देते हैं। इसी तरह लाइब्रेरीज के अंदर भी आप बहुत सारे जर्नल्स और बुक्स रखी जाती हैं। जो ही एक नई बुक आती है तो आप उसको उसके अंदर ऐड कर देते हैं, और इसके बाद कुछ टाइम के बाद आप उसको, जब वो ऑब्सलीट हो जाती है बुक या पुरानी हो जाती है, तो आप उनको निकाल के फेंक देते हैं। तो इट मीन्स कि वो डिलीट हो जाती है वहां से। इसी तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हर साल आते हैं
एडमिशन लेते हैं, उनको हम ऐड करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पास ऑन होके चले जाते हैं, तो उनको जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। तो हम किसी भी एरे का या कलेक्शन का साइज जो है वो फिक्स नहीं रखते, बल्कि इसका साइज जो है वो आइडियली डायनामिक होना चाहिए। तो जावा हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है डायनामिक कलेक्शन की फॉर्म में। इसमें वन ऑफ देम इज एरे लिस्ट। एरे लिस्ट एक कलेक्शन है, ये पहले से क्लास बनी हुई है। आप इसको किसी भी प्रोग्राम के अंदर ऐड करके, इंपोर्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए आप लिखते हैं इंपोर्ट java.utl.arraylist। इस एरे को आपने इंस्टेंशिएट करना है, तो आप एरे लिस्ट नेम इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इस तरह से लिखते हैं। आगे इसकी एग्जांपल आ जाएगी कहीं ना कहीं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके वही फायदे हैं कि इसका कोई साइज फिक्स नहीं होता। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आप रैंडमली किसी जगह से एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स से। इसको इसको जो है वो आप फास्टली आइट्रेट कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा रखा जा सकता है कि आप स्टूडेंट रख लें फर्स्ट लोकेशन पे, फिर सेकंड पे स्टूडेंट रख लें, थर्ड पे स्टूडेंट रख लें, इंस्टेड ऑफ सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही रखें। और इसकी मैनिपुलेशन जो है, जब आप इसके अंदर कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं या उसके सेंटर में ऐड करते हैं, तो फिर इसकी मैनिपुलेशन कंपैरेटिवली स्टैटिक एरे से थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि इसके अंदर जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड करते होंगे तो उसका साइज ग्रो होता होगा, जब एलिमेंट डिलीट करते होंगे तो उसका साइज श्रिंक होता होगा। तो आप तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो हो सकता है इसकी मैनिपुलेशन वहां पे स्लो हो। तो एरे लिस्ट की क्लास हमें बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करती है, जो कि हम यूज करके इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं एरे लिस्ट के अंदर, तो आप ऐड का मेथड यूज कर सकते हैं। आप कोई एलिमेंट, सारे एलिमेंट किसी एरे लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्लियर का मेथड यूज कर सकते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि किसी भी एरे के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है, आप कंटेन्स का मेथड यूज कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक नंबर से कोई एलिमेंट उठाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल फोर्थ लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको लेना चाह रहे हैं, तो आप गेट का मेथड यूज कर सकते हैं। आप किसी एलिमेंट का इंडेक्स देखना चाहते हैं कि क्या है, तो आप इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वैल्यू है 102, आप देखना चाहते हैं कि किस इंडेक्स पे स्टोर है, तो आप इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज कर सकते हैं। आप किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव के मेथड के थ्रू। आप एरे लिस्ट का साइज देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना है, तो साइज का मेथड है ट्रिम टू साइज। आपके साइज को रिड्यूस कर देता है करंट एलिमेंट्स तक। एरे लिस्ट के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है कि आप एरे का लिस्ट का अगर साइज देना चाहें तो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करता हूं और उसका साइज मैं 1000 रख देता हूं। उसके बाद मैं उसके अंदर 50 एलिमेंट जो है वो एंटर करता हूँ, और मैं फिर बाद में ये समझता हूँ कि बाकी जो स्पेसेस थी वो डिलीट हो जाएं ऑटोमेटिकली। जितने एलिमेंट हैं सिर्फ उतने ही स्पेसेस रहेंगे, तो मैं ट्रिम टू साइज का मेथड जो है वो यूज कर सकता हूँ। तो ये मेथड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर वो मेथड्स भी आपने यूज करने हैं तो आप जावा की एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाके वो मेथड्स भी देख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल कि एरे को, लिस्ट को किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले एरे लिस्ट, आप इस एरे लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे, दिस वन। उसके बाद ये पब्लिक क्लास, ये एरे की क्लास है। इसके बाद ये एक मेन मेथड है, ये एक एरे बनाई गई है। एरे लिस्ट इज ए रिजर्व वर्ड्स।
एंगल ब्रैकेट्स में आप इसकी टाइप देंगे कि एरे लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट स्टोर करने हैं वो किस टाइप के हैं। मैंने स्ट्रिंग टाइप के सपोज करने हैं तो मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग दे दिया। इसके बाद एल है, ये एरे लिस्ट का कोई नेम आप रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू। न्यू के बाद ये एरे लिस्ट आ गया। इसके बाद फिर एंगल ब्रैकेट्स में आप टाइम देंगे और इसके बाद पैरेंथेसिस दे देंगे। तो ये इसको डिक्लेयर करने का एक तरीका है। ये ए एल एक एरे लिस्ट बन गई है जिसका साइज अभी 0 है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। सबसे पहले मैंने इसका साइज प्रिंट करा के देखा तो मैंने लिखा ए एल डॉट साइज, तो ये 0 प्रिंट करेगा। इसके बाद मैंने ये कुछ एलिमेंट इसके अंदर ऐड कराए। तो एलिमेंट ऐड कराने के लिए ऐड का मेथड इसमें बिल्ट इन है। तो ये इसके अंदर सी ऐड हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और एफ हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड भी हैं। फॉर एग्जांपल ए एल डॉट एड 1 कॉमा ए टू, तो ये क्या करेगा, 1 लोकेशन के ऊपर A2 ऐड कर देगा। अब 1 जो लोकेशन है उसके ऊपर पहले A पड़ा हुआ है, 0 वाली लोकेशन पे C पड़ा होगा, 1 लोकेशन पे A पड़ा होगा। अब ये क्या करेगा कि 1 लोकेशन पे A2 को ऐड कर देगा और जो A है उसको अगली लोकेशन पे ले जाएगा, दरमियान में इंसर्ट कर देगा एंड ग्रेजुअली सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 आगे जाते जाएंगे और दरमियान में A2 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा आप AL का साइज चेक करें तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको इसका साइज दे देगा। इसी तरह से आप कोई एलिमेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। AL डॉट रिमूव F एलिमेंट को डिलीट कर दे। AL डॉट रिमूव 2 के 2 लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दे। इसके बाद दोबारा साइज को प्रिंट कराएं तो साइज कम हो जाएगा, यानी कि 5 के करीब हो जाएगा। इसके बाद आप पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी करा सकते हैं। तो ये इसके ऊपर डिफरेंट साइज है। पहले साइज 0 आ गया, फिर साइज 7 आ गया, फिर आपने उसको प्रिंट कराया, फिर 2 एलिमेंट डिलीट कराए थे तो साइज 5 रह गया और उसके बाद फिर दोबारा आपने एरे लिस्ट को प्रिंट कराया तो ये साइज है। इस तरह से आप कोई भी एरे लिस्ट को यूज कर सकते हैं। दिस इज वन अनदर एग्जांपल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नोटबुक कि आप एक नोटबुक जो है वो बनाना चाहते हैं। नोटबुक में क्या होता है कि आप रोजाना की जो नोट चीजें हैं आप नोट करते रहते हैं कि मेरी 12 बजे मीटिंग है, मैंने 1 बजे लंच करना है, 2 बजे मैंने लेक्चर लेना है, फिर मैंने असाइनमेंट तैयार करनी है, वट एवर। तो एक अगर ये नोटबुक है, फॉर एग्जांपल कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक हो तो इसके अंदर क्या फंक्शंस होने चाहिए। आप सारी नोटबुक को देख सकते हो, आप कोई नया नोट उसके अंदर स्टोर करा सकते हो, आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके देख सकते हो कि मैंने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आप कोई नोट जो पहले लिख चुके हैं आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वहां से आप उस नोट को जो आपने लिखा हुआ है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस काम के लिए रोजाना कितने नोट लिखे जाएंगे मैं उसका साइज नहीं जानता, इस वजह से मैं एक डायनामिक कलेक्शंस को यूज करूंगा जो कि एरे लिस्ट है। उसके अंदर मैं डिफरेंट फंक्शंस लिखूंगा कि मुझे एक नोट ऐड करने की इजाज़त है, मुझे एक नोट रिमूव करने की इजाज़त है, किसी स्पेसिफिक नंबर के ऊपर मैं नोट को देख सकूं, मैं सारे नोट जितने भी लिखे हुए उन सबको लिख सकूं। तो इसका कोड देखते हैं कैसा होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने एरे लिस्ट डिक्लेयर करनी है। तो यही है कि सबसे पहले आप एरे लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद पब्लिक क्लास जो भी आपने क्लास बनानी है उसका नाम लिखें। ये एरे लिस्ट इनिशियलाइज कर दी, प्राइवेट एरे लिस्ट, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, नोट्स, नोट्स उसका नेम है।
आप यहीं पे इसको इंस्टेंशिएट भी करा सकते हैं, या आप इसको इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करा दें, इंस्टेंशिएट करा दें, सॉरी। तो अगर इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंशिएट कराना हो तो ये देखें, ये लास्ट लाइन लिखी हुई है, नोट्स इज इक्वल टू न्यू array list string। तो आप इस लाइन को यहाँ पे इंस्टेंशिएट, तो नोट्स एक एरे लिस्ट बन जाएगी जो कि डिक्लेयर भी हो चुकी है और इंस्टेंशिएट भी हो चुकी है। ओके, ये एक इंस्टेंशिएशन हो गई। अब इसका साइज 0 है। आप इसके अंदर कोई नोट ऐड करना चाहते हैं तो मैंने एक मेथड लिखा स्टोर नोट्स के नाम से। ये स्टोर नोट्स के नाम से एक मेथड है, उसके अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग पास की। पास करने के बाद मैंने कोड में अंदर लिखा नोट्स डॉट एड। ऐड एक फंक्शन था, नोट्स एक एरे लिस्ट है और इसके अंदर ये वाला नोट जो ऐड करना था वो कर दिया। तो ये इसकी 0 लोकेशन पे इसको ऐड कर देगा। आप जितनी दफा इसको कॉल करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन लोकेशंस पे ऐड करता जाएगा। अगर आप कोई नोट रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप सिर्फ उस नोट का इंडेक्स बता देंगे तो वो उसको रिमूव कर देगा। ये एक मेथड लिखा हुआ है पब्लिक वाइड रिमूव नोट। इसके अंदर मैंने इंडेक्स पास किया और इसके अंदर एक कोड लिखा। ये इसकी वैलिडिटी चेक करता है कि जो आप इंडेक्स देंगे वो 0 से बड़ा होगा और जो टोटल साइज है एरे लिस्ट का उससे कम हो, उससे कम हो और 0 से बड़ा हो, तो इसका मतलब है ये वैलिड इंडेक्स है, तो उसको डिलीट कर दे। एल्स में आप लिख सकते हैं कि इनवैलिड इंडेक्स। जब आप कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये नोटबुक में आ जाएगा। इसकी ऑब्जेक्ट डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये ऑब्जेक्ट डायग्राम है कि हमारे पास माई नोटबुक के नाम से एक एरे थी और उस एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद है। क्या आपने 2 नोट लिखे, बाय ब्रेड, रिचार्ज फूड। अब आप एक तीसरा नोट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं कि 11:30 मीट जॉन। तो आप क्या करेंगे, ऐड नोट वाला स्टोर नोट्स वाला मेथड कॉल करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट डायग्राम इस शेप की हो जाएगी। ये थर्ड एलिमेंट भी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप कोई एलिमेंट जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई एलिमेंट वहां से डिलीट करते हैं, आप कहते हैं कि जो नंबर साइज जो रिमूव 1 के जो 1 इंडेक्स के ऊपर कोई नोट पड़ा हुआ है उसको रिमूव कर दो, तो ये रिचार्ज फोन को जो है वो डिलीट कर देगा और पीछे सिर्फ 2 नोट बचेंगे, बाय ब्रेड और 11:30 मीट जॉन। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट डायग्राम। इसी तरह से आप सारे मेथड्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सारे नोट्स जो हैं वो सारे ही देखने हैं कि कितने इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो आप या एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर देखना हो तो आप वो इंडेक्स पास कर दें और फिर उसको चेक करें कि ये वैलिड है कि नहीं है, और उसके बाद अगर वो वैलिड है तो system.out.println notes.get मेथड है जिसके अंदर आप कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स दें, वो उस इंडेक्स पे जो भी नोट पड़ा हुआ है वो आपको रिट्रीव करके दे देगा और वो प्रिंट हो जाएगा system.out.println के थ्रू। आप अगर नोट का किसी भी नोटबुक का साइज चेक करना चाहते हैं कि कितने उसके अंदर नोट्स हैं, तो उसके लिए एक मेथड लिखा हुआ है पब्लिक इंट नम नोट्स रिटर्न्स नोट डॉट साइज। तो जो टोटल उसका साइज है ये वो रिटर्न कर देगा। ओके, इसी तरह से आप एक एक पूरी की पूरी नोटबुक को भी प्रिंट करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर ही देखना चाहते हैं कि कितने नोट्स पड़े हुए हैं, कौन सा नोट्स पड़ा हुआ है, बल्कि आप सारे नोट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा
कि आप एक मेथड लिखें और उसके अंदर एक फॉर लूप लगा लें। फॉर लूप किस तरह की होगी? फॉर लूप जो है वो ये होगी कि आप उसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और उसके साइज तक रन करेंगे और हर दफा उसके अंदर ये कमांड लिख दें। यानी कि इसके ऊपर आप यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दें, यहाँ पे इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये लिखा होगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नोट्स डॉट साइज और i प्लस प्लस। तो ये आपकी लाइन को इस साइज तक चलाएगा और आपको सारे इंडेक्स प्रिंट कर देगा। ये एक वे है जो कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर भी हम जानते हैं कि एरे को प्रिंट कराने का यही एक तरीका था। जावा आपको एक और फैसिलिटी देती है कि अगर आपने कलेक्शन को कलेक्शन को प्रिंट कराना है, सारी कलेक्शन को प्रिंट कराना है या हर एलिमेंट को एलिमेंट वाइज ऑब्जर्व करना है, तो देयर इज अनदर लूप इज कॉल्ड फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या है? आप सबसे पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कोलन, कोलन के बाद एरे लिस्ट लिख देंगे। ये एक मेथड लिखा हो पब्लिक वाइड लिस्ट नोट्स कि सबको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपने एक फॉर लूप लिखी। ये क्या करेगा, इस नोट्स की एरे लिस्ट में से हर नोट को वन बाय वन उठा के इस नोट के अंदर रख देगा। फॉर एग्जाम्पल जब ये पहली दफा चलेगी तो नोट्स की एरे लिस्ट में से एक जो वैल्यू है जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई वो इसके अंदर आ जाएगी, आप इसको प्रिंट करा लें। फिर दोबारा लूप ऊपर जाएगी, नोट्स की वन लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है उसको नोट के अंदर ले आएगी, उसको प्रिंट करा लें, एंड सो ऑन। ये लूप वहां तक चलेगी जो इसका साइज है। इसका साइज कुछ भी हो सकता है और वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका सिंटेक्स है कि आप फॉर लिखेंगे, एलिमेंट टाइप लिखेंगे, इसके बाद एलिमेंट नेम लिखेंगे, कोलन के बाद कलेक्शन लिखेंगे, कलेक्शन के बाद फिर उसकी बॉडी लिखेंगे। ये बॉडी कलेक्शन के जितना भी उसका साइज है वहां तक चलती रहेगी। इन कलेक्शंस को आप जेनेरिक कलेक्शंस भी कहते हैं। जावा 1.5 जेडीके 1.5 से पहले ये नॉन जेनेरिक होती थी। नॉन जेनेरिक का ये मतलब है कि इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे लिस्ट है, तो उसकी जगह जीरो लोकेशन पे आप एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टोर कर लें। नंबर 2 लोकेशन पे आप एक एनिमल का ऑब्जेक्ट स्टोर कर लें। नंबर 3 के अंदर आप कोई स्ट्रिंग रख दें, तो आप मल्टीपल टाइप्स के ऑब्जेक्ट रख सकते थे। तो उस वक्त एरे को इस तरह से डिक्लेयर किया जाता था। इसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गए रन टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइप डिफरेंट थी। जब टाइप डिफरेंट होगी तो फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट होगी। एनिमल की फंक्शनैलिटी उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की स्टूडेंट की है। उसके मेथड्स कुछ और होंगे, इसके मेथड कुछ और थे। जब फिर पूरी फॉर लूप चला के किसी के सारे मेथड्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे तो बहुत ज्यादा एरर आती थी। फिर इसको जेनेरिक किया गया 1.5 के बाद कि आप एक स्पेसिफिक टाइप ही किसी कलेक्शन के अंदर दे सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप फिर इस तरह से इसको डिफाइन करना शुरू कर दिया जिस तरह से हमने किया है, एंड देयर इज नो कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर्स। इस एरे लिस्ट में आप जो चाहें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग टाइप की डेटा को कर सकते हैं, आप एरे लिस्ट के अंदर स्टूडेंट स्टोर कर सकते हैं, आप एरे लिस्ट के अंदर टिकट मशीन्स, फॉर एग्जांपल मेट्रो की एक सर्विस है, इसके अंदर डिफरेंट टिकट मशीन्स लगी हुई हैं और टोटल
नंबर ऑफ मशीन जो है वो 20 है, तो एरे लिस्ट के अंदर 20 मशीन रख सकते हैं और हर एक पे कितने टिकट स्टोर किए गए वो सारे का सारा फिर हर टिकट मशीन के ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। आप इसमें कोई भी रख सकते हैं। तो ये वही क्लास है, इसका मेन मेथड जो पीछे हमने सारा डिस्कस किया कि नोटबुक एक क्लास थी, इसके अंदर ये मेथड थे, उसका ये जो है मेन मेथड है। इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने उसके अंदर कुछ कुछ नोट जो है वो स्टोर कराने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बुक डॉट स्टोर नोट ये स्टोर हो जाएगा, बुक डॉट स्टोर नोट ये स्टोर हो जाएगा। इसके बाद बुक डॉट नम नोट्स ये उसके टोटल साइज बता देगा। इसी तरह से शो नोट्स 1 के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है, 2 के ऊपर क्या पड़ी हुई है, सारे एलिमेंट स्टोर कराने हैं तो लिस्ट नोट्स। इसी तरह आप जीरो इंडेक्स पे किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो ये, एंड सो ऑन, सारे एलिमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये। तो इस तरह से आप की कोई भी कलेक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आपका टास्क ये है कि ये जितने मेथड्स लिखे हुए हैं आप इसकी क्लास बनाएं, क्लास बनाने के बाद इसकी मेन मेथड लिखें और इन सब एलिमेंट्स को वन बाय वन जो है वो रन करके देखें। जब रन करके देखेंगे और यही चीजें चलाएंगे तो आपकी आउटपुट कुछ इस तरह की आएगी जो कि मेन मेथड के थ्रू आ रही है। यहाँ तक आपका एक लेक्चर हो गया और ये टोटली जो है वो एरे लिस्ट के ऊपर है। मैं आपको एक थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ आपको कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि एरे लिस्ट को किस तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट, डिफरेंट स्टूडेंट है आपकी क्लास के अंदर, आप इनको किसी एरे लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं। आप कोई भी नया स्टूडेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट डिलीट कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूँ कोडिंग से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है कि हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास थी जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें थी। ये किसी जगह पे हमने शायद 3 की थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं इस क्लास के अंदर, तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम इसके ये एक स्टूडेंट की क्लास है और हम इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किसी एरे लिस्ट के अंदर जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। इसके अंदर मैं एक और मेथड लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल, डिस्प्ले प्रोफाइल के नाम से, पब्लिक वाइड डिस्प्ले प्रोफाइल के नाम से कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसका नेम और इसके जो मार्क्स हैं वो प्रिंट करा लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर था मार्क्स। ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। ये एक मेरी स्टूडेंट की क्लास है और मैं इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं एक नई क्लास लिखता हूँ, स्टूडेंट सपोज एरे लिस्ट की, पब्लिक क्लास स्टूडेंट सपोज कलेक्शन के नाम से, ये मेरी क्लास है। मैं इसके अंदर एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैं उसके अंदर कोई स्टूडेंट ऐड कर सकूँ, कोई स्टूडेंट जो है वो डिलीट कर सकूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, सबसे पहले आप एरे लिस्ट को यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट java डॉट utl डॉट एरे लिस्ट। सबसे पहले आप एरे लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट कर लें आप इसको,
प्राइवेट एरे लिस्ट, इसके बाद आप इसके अंदर टाइप देंगे कि आप क्या चीज स्टोर करना चाहते हैं। हम स्टूडेंट स्टोर करना चाहते हैं, सपोज इसका नाम मैंने एल रख लिया, न्यू एरे लिस्ट, और इसके बाद फिर स्टूडेंट, और इसके बाद ये मेरी एक एरे लिस्ट क्लियर हो। अब मुझे डिफरेंट मेथड्स लिखने हैं इसके। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट को ऐड करना है, तो मैं उसका मेथड लिख लेता हूँ पब्लिक ऐड स्टूडेंट के नाम से सपोज स्टू लिख लेता हूँ उसको, और इसके अंदर मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करना है और उसको एरे लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ al डॉट एड। तो ये एरे लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट इसको मिला जो कि s1 के फॉर्मल पैरामीटर में पास हुआ था, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से मैं कोई एलिमेंट जो है, सपोज मैं इसको सिर्फ अभी ऐड करना चाहता हूँ या मैं इन सब को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं एक और मेथड लिखता हूँ पब्लिक शो स्टूडेंट के नाम से, और मैं इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो है वो प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसकी मुझे इसकी टाइप देनी थी, इसकी टाइप वाइड हो जाएगी और इसकी टाइप भी वाइड हो जाएगी। मैं इसको फॉर लूप के थ्रू करता हूँ, मैं सारे के सारे स्टूडेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ फॉर। अब सबसे पहले क्या है, एलिमेंट की टाइप स्टूडेंट, सपोज एस कोलन, इसके बाद कलेक्शन, और इसके बाद इसका। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट का वो मेथड कॉल कर लूँगा जो एस स्टार्ट यहाँ पे हमने अभी लिखा था प्रोफाइल के नाम से, डिस्प्ले प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे एस डॉट डिस्प्ले प्रोफाइल यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये लूप उतनी देर तक चलेगी जब तक एल में जितने एलिमेंट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे खत्म नहीं हो जाते। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसी नाम से, स्टूडेंट कलेक्शन के नाम से, फाइल सेव एज डबल कोट्स स्टूडेंट कलेक्शन डॉट जावा। ये दोनों फाइल सेव हो गई। इसको मैं सबसे पहले इन दोनों को रन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका मेन मेथड लेता हूँ। तो ये एक बात है। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ cmd से। cd और यहाँ पे मैं जावा सी पहले स्टूडेंट की फाइल को, it has been successfully compiled, जावा सी, एंड सेकंड था स्टूडेंट कलेक्शन डॉट जावा। ये भी हो गई है। तो अब हम सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर सका, तो मैं इसको कर देता हूँ कि ये देखें कि ये स्क्रीन में मैंने इन दोनों मेथड्स को, इन दोनों क्लासेस को मैंने कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद मैं दोबारा फिर उसी साइड पे आता हूँ जहाँ पे मैं इसका मेन मेथड लिखूंगा। तो मैं एक नया क्लास यहाँ पे लिखता हूँ, पब्लिक क्लास, सपोज इसका नाम है डेमो, और इसके अंदर मैं एक मेन मेथड लिखता हूँ।
पब्लिक स्टैटिक void main string args। इसके बाद मैं इसके अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टूडेंट कलेक्शन। ठीक है, फिर मैं इसके डिफरेंट मेथड्स कॉल कर सकता हूँ। अब मैं एक नए तरीके से एक मेथड भी एक ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा जिसको एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर सबसे पहले मैं स्टूडेंट कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट कलेक्शन। सपोज इसका नाम है SC इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कलेक्शन एंड सो ये। अब मैं इसका कोई मेथड ऐड करके इस कलेक्शन के अंदर, इसके अंदर एक मेथड था ऐड स्टूडेंट, ये मेथड मैं कॉल कर सकता हूँ ऐड स्टूडेंट। इसके अंदर मैं कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दूँ। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इस तरह से दिया जा सकता है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, तो हम स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर देते हैं। उसका नेम है सपोज ए, उसके मार्क्स हैं 83। तो ये एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा। किसी भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के या तो इसके अंदर पास करें या इस तरह से भी ऑब्जेक्ट पास किया जा सकता है। अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट पास किया जाए तो आप जानते हैं कि इसकी राइट लेफ्ट साइड नहीं मौजूद, वरना इसको इस तरह से लिखा जाना था, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट A, 83। या आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और नीचे मैं लिखता हूँ SC डॉट एड स्टूडेंट STU, और फिर उसके बाद में इसके अंदर S1। ये दोनों अल्टरनेट पे हैं कि आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उसको ऐड कर दें, या आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बना लें। इसको चलिए हम B कह देते हैं और इसको 84 कह देते हैं। तो ये एक दूसरा वे है कि आप ऑब्जेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाएं तो आप जानते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली नहीं है बल्कि न्यू से शुरू हुआ। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी लेफ्ट वाली साइड ना हो तो उसका इसका मतलब है कोई नेम नहीं, जिस तरह इसका नेम S1 था। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब हम कलेक्शन में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उनके नेम देने की जरूरत नहीं, बल्कि हम उनके इंडेक्स से भी उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि नेम हो, तो हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। आप स्कैनर की क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उनका एनोनिमस ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करें। ये मैंने 3 स्टूडेंट कर दिए। अब मैं इन स्टूडेंट को देखना चाहता हूँ तो SC डॉट ये वाला मेथड जो इसका शो स्टूडेंट है, ये वाला मेथड मैं इसके अंदर कॉल कर सकता हूँ SC डॉट शो स्टूडेंट। ये वाला मेथड, ये मेरा एक मेन मेथड है जिसके अंदर मैंने 2 स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर मेथड लिखे थे, स्टोर और प्रिंट के लिए। और ये मेथड आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। डेमो डॉट जावा, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। जावा सी डेमो डॉट जावा, ये ठीक है। जावा डेमो ये इसके अंदर अभी तक
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर नहीं हो सका। चलें इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। नल जीरो, नल जीरो, ओके ओके। स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने अभी तक नहीं देखा, इसमें क्या है। इसके अंदर नेम है और मार्क्स है। सॉरी, इसके अंदर ये थोड़ी सी एरर है, दिस डॉट नेम आना था और इसके अंदर दिस डॉट मार्क्स आने थे। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल कर देता हूँ। जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा, और इसके बाद मैं स्टूडेंट डेमो वाली क्लास को रन करता हूँ। ये देखें, ए 83, बी 84, सी 85, इस तरह से ये सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रिंट कर देगा। तो ये एक छोटा सा डेमो था जो कि कलेक्शन से रिलेटेड है। और इफ़ यू हैव एनी फर्दर कंफ्यूजन्स तो आप लेक्चर के अंदर मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप इस लेक्चर को सुने और इसके बाद हम कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।